जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यूएस सेंटर में। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज जो 12th क्लास की दिगंत भाग 2 है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक दिन तो क्लास आपका छूट गया है, जिसमें हम हो सकता है कि कभी आपको कंप्लीट करा दे, कभी नहीं, 2-3 दिन के अंदर ही आपको जो कवि और उपन्यास का वीडियो होता है वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल तो आप लोगों का जो 100 नंबर दिगंत भाग 2 है यह आप लोगों का कंपलसरी है, या आप आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हैं या साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, दोनों के लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर ज़रूरी है कि हिंदी जो 100 नंबर वाली हिंदी है हमारी अगर अच्छी से कंप्लीट होती है तो हमारी जो 12th की मार्क्स है उसमें अहम भूमिका निभाएगी। तो चलिए हम लोग पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। जो क्लास 12th का है, दिगंत भाग 2 है, पार्ट का नाम पार्ट फर्स्ट है, जो चैप्टर का नाम है बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। चलिए हम लोग लेखक की जीवनी जानेंगे। लेखक की जीवनी जानने के बाद इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यह एक निबंध है, जो बातचीत है हमारा एक निबंध है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक कहानी है, जिसके पढ़ने से आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और बच्चों में एक अलग मनोउत्साह देखने को मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग उस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, बच्चे को कुछ दिए थे, जो जितने भी छात्र आए थे बस उसको दिए थे कि बातचीत के माध्यम से किसी व्यक्ति के क्या जान सकते हैं। बातचीत पर अपनी राय रखने के लिए तो सभी बच्चों ने अपनी राय रखी है। तो चलिए इस सब की कॉपी चेक करने के बाद हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और कहानी को जानेंगे। चलिए इनको देखते हैं। ठीक है, चलिए इनका देखते हैं कि बातचीत पर क्या इनका राय है। बातचीत एक ऐसी शैली है जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के गुण या दोषों को जान सकते हैं। बिल्कुल, दोष यहाँ पे गलत है, गुण या दोषों को जान सकते हैं। अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो किसी भी व्यक्ति के मन के अंदर की भावनाओं को नहीं जान सकते। बिल्कुल सही बात है। जब तक हम बातचीत किसी के व्यक्ति से जो हमारे सामने या प्रत्यक्ष रूप से खा रहा है या कहीं बैठे हुए, जब तक हम किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं करेंगे तो बातचीत के माध्यम से उनकी भावनाओं को, उनकी एबिलिटी को नहीं पहचान सकते हैं। चलिए ये भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉपी को देखते हैं। बातचीत करना बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छा, बातचीत करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? इसके बहुत सारे रीजन है। पहला तो सामने वाले व्यक्ति की गुणों की जान करना, दूसरा उसकी क्वालिटी, उसकी जो क्या क्या वह जानता है कि उसकी क्वालिफिकेशन की पहचान करना, तीसरा वह कैसा विचार रखता है, कैसा सोचता है, कहाँ से आया है, उसकी क्या पहचान है, उसकी निरीख करना। ये सब हम बातचीत के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बातचीत का प्रभाव हमारे पास के व्यक्ति, पास के पड़ोस के देश, सभी पे उसका प्रभाव पड़ता है। जब तक हमारी भगवान जितनी भी ज्ञान इंद्रियाँ दी है उनमें बातचीत का महत्वपूर्ण एक योगदान है। जब तक हमारे बातचीत नहीं होता, समझिए एक दिन गूंगा या 2 दिन गूंगा बनकर देखिए, फिर मालूम चलेगा कि बातचीत हमारे लिए कितना आवश्यक है। अगर किसी वस्तु को मांगने जाते हैं, हम जब तक आवाज़ नहीं देंगे तब तक वह व्यक्ति हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा और वह हमारी वस्तु को नहीं दे पाएगा। तो बातचीत एक अनमोल रत्न है। जैसे हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ है, आँख, नाक, कान, जीभ और दांत, जीभ और ओष्ठ है, उसी तरह जो बातचीत है उनमें से एक अनमोल रत्न है जो मनुष्य के पास भगवान ने गॉड गिफ्टेड की तरह दिया है। यह होना सभी व्यक्तियों में बहुत ही आवश्यक है, और जिसमें यह नहीं होता समझो वह दुनिया की आधी सुकून से छीन जाती है। तो चलिए इनकी कॉपी चेक करते हैं। बातचीत करना है बहुत ही आवश्यक है। उत्तम बात करने के लिए 2 व्यक्ति, बहुत अच्छा। उत्तम जब भी हम अच्छा बातचीत करते हैं, जैसे गांव देहात में कहावत है कि 2 आदमी जब बातचीत करता हो तो तीसरा को नहीं जाना चाहिए टांग अड़ाने, क्योंकि वह तीसरा आदमी या चौथा आदमी उस टॉपिक पे छेड़ता है तो वह बातचीत एक झंझट का माहौल ले लेता है, वह बातचीत बहुत खराब हो जाता है। तो उत्तम बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच हो सकता है? बिल्कुल 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है। इसलिए बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। बातचीत करने से हमें बहुत ही लाभ मिलती है। बातचीत करने से एक दूसरे की बढ़ा जा सकते हैं, यानी उसकी बुद्धि को जान सकते हैं और एक दूसरे के दिमाग को भी जान सकते हैं। अगर दुनिया में एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे तो उसकी विचार, उनकी भावनाओं को हम लोग नहीं समझ सकते। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अगर नेक्स्ट को पीछे को चेक करते हैं। चलिए अगला है, इनका विचार क्या है बातचीत पे। बातचीत एक ऐसी चीज़ है, बिल्कुल बातचीत एक ऐसी चीज़ है, चीज़ भी हम रह सकते हैं। बातचीत नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे समझेंगे? बिल्कुल बात, जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे तब तक लोगों को हम कैसे समझेंगे कि आदमी कैसा है, वह क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है।
जो हमारे सामने व्यक्ति आया वह कहाँ से आया है। जब तक बातचीत नहीं करेंगे तब तक उस व्यक्ति को हम नहीं समझ पाएंगे। अगर उनकी गुण और दोषों को नहीं जान सकते, बिल्कुल सही बात है। जो समाज है, समाज का भी प्रभाव इस पर पड़ता है। जब तक हम कोई बातचीत करते हैं तो कोई व्यक्ति सुनता है, उसका प्रभाव उस पास वाले पड़ोस वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है, यह भी बताया हम लोग। इसलिए बातचीत करना हमारे लिए हितकर साबित हो सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए फ्रेंड्स, अब लेखक और उपन्यास कुछ दिए थे, उनसे सुनते हैं बच्चों से, इनको याद है या नहीं याद है। उसके बाद हम लोग कहानी की तरफ जस्ट दौड़ते ही हुए चलेंगे। चलिए सुनते हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो लिखा हुआ है ये वीडियो आपको कल स्पेशली एक क्लास देके मैं कंप्लीट करा दूंगा, जिन जिन बच्चों का छूट गया। चलिए हम लोग सुनते हैं। चलिए उधर से, कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। बहुत अच्छा। एक और क्वेश्चन बताना है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा। जब से यह हिंदी वाला एग्जाम आया, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे देखने को मिलता है, इसलिए मैं इसको पहले ही लिखा दिया हूँ। कौन है? महादेवी वर्मा। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को। बहुत अच्छा। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय, वेरी गुड, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। फ्रेंड्स माखनलाल चतुर्वेदी को ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला, प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। अभी वर्तमान का राष्ट्र कवि तो अलग है, अभी रामधारी सिंह दिनकर को वर्तमान राष्ट्र कवि है। प्रथम राष्ट्र कवि है कौन है? हाँ वेरी गुड, मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त अच्छे से आपको याद कर लेना। नेक्स्ट, अगला, प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? हाँ, सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि या स्वर्गों का कवि के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, याद कर लीजिए। कथा सम्राट या कलम का सिपाही। कथा सम्राट यानी कथाओं का राजा, और कलम का राजा किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। कलम का जादूगर जो दोनों हाथों से कलम चलाते थे, उनका नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। इनको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। कलम के जादूगर यानी जो दोनों हाथों से कलम चलाते थे, उनका नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। उसके बाद कथा सम्राट, कलम सम्राट, ये सब जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद्र को। आधुनिक मीरा के नाम से कवयित्री किसे जाना जाता है? कवयित्री महादेवी वर्मा को, जो आधुनिक युग के मीरा है। उसके बाद प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। और वर्तमान राष्ट्र कवि आपसे पूछ देता हूँ, वर्तमान राष्ट्र कवि कौन है? रामधारी सिंह। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो भाई साहब बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ये बात भी आपको याद रखना है। उसके बाद कवियों के कवि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। स्वर्गों के कवि या सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी को जाना जाता है। उसके बाद है लोकनायक जननायक के नाम से जेपी जी यानी जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। इनका भी जन्म स्थान कर्मभूमि कहाँ है? बिहार ही है। उसके बाद महारत्न के नाम से जगन्नाथ को जाना जाता है। चलिए ये भी आपको कंप्लीट हो गया लगभग। तो चलिए हम लोग फ्रेंड्स अब किताब की तरफ बढ़ते हैं और किताब को ध्यान से सुनते हैं। चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए जय श्री गणेश कीजिए। जय श्री गणेश तो हो चुका है, लेकिन आपके लिए आज जय श्री गणेश आज हो रहा है। किताब देखिए हमारी ये दिगंत भाग 2 है। फ्रेंड्स ये दिगंत भाग 2 है, जो हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है। वह आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे या आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे, दोनों के लिए मैं पहले ही बता दिया हूँ कि साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे को भी हिंदी 100 नंबर पढ़ना है और आर्ट्स स्ट्रीम बच्चे को भी 100 नंबर हिंदी पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिगंत भाग 2 का पहला पार्ट है जिसका नाम है बातचीत। क्या है? बातचीत का हम लोग प्रभाव उस समय जान सकते हैं जब हम एक दिन बोलेंगे नहीं, अपनी भावनाओं को किसी दूसरे के समक्ष रखेंगे। वह हमारी भावना को कोई कदर नहीं करेगा, क्योंकि वह हमारी जो हम क्या कहना चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति नहीं समझेगा, तो उस कार्य को नहीं कर पाएगा। अन्यथा समझो हमारी ज़िंदगी में एक अधूरापन आ जाएगा। तो बातचीत भगवान के द्वारा दी गई एक अनमोल रत्न है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। इनका जन्म कब हुआ था भाई साहब? 23 जून 1844 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। पूछेगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था?
इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? तो 23 जून 1844। इसको याद रखना है, 23 जून 1844। इनका जन्म कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट जी का 23 जून 1844। कहाँ हुआ था भाई साहब? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। बातचीत क्या है पूछेगा, किस प्रकार की रचना है? तो यह एक निबंध है। क्या है? निबंध है। अब बालकृष्ण भट्ट के माता और पिताजी का नाम जानते हैं। इनकी माँ का नाम पार्वती देवी, वेरी गुड। इनकी माँ का नाम क्या है? और पिता क्या कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट। पिता का नाम इनके क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट। इनके पिताजी थे वह एक व्यापारी थे। व्यापारी का मतलब होता है कि गांव में व्यापार करते थे, जैसे शहर से जाते थे, नमक लाते थे, बिस्कुट लाते थे, धान धनिया लाते थे और गांव के लोगों को उसको बेचते थे। उसी को बोला जाता है क्या? व्यापारी। पूछेगा बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे? एक व्यापारी थे। यानी शहर से सामान को लाते थे और गांव के आसपास वाले जितने भी लोग थे इनसे खरीद के ले जाते थे। तो इनके पिताजी एक व्यापारी थे। अगर इनके पिताजी के वृत्ति पूछे तो ये एक व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट की प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज से हुई। बालकृष्ण भट्ट प्रयागराज के आगे चलकर संस्कृत विश्वविद्यालय के यह अध्यापक बने। पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट क्या करते थे, इनकी वृत्ति यानी इनकी पेशा क्या थी? तो यह एक अध्यापक थे। क्या थे? किस सब्जेक्ट के थे भाई साहब? किस विषय के थे? तो संस्कृत के थे। पूछेगा इनकी कुछ उपन्यास के नाम, तो चलिए इनके कुछ उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, उनको जानते हैं। उसके अलावा इससे आपसे एक प्रश्न और भी पूछा जाता है बोर्ड में कि बालकृष्ण भट्ट के कितने निबंध प्रकाशित हो चुके हैं? कितने? 1000। अगर ऑप्शन आ जाए 1000, 1000 से अधिक, 1000 से कम, तो भाई साहब 1000 से अधिक। यानी 1000 से अधिक इनकी उपन्यास अभी तक निबंध अब तक प्रकाशित हो चुकी है। किनकी? बालकृष्ण भट्ट की। तो लगभग आप लोगों की जो लेखक की ऑटोबायोग्राफी थी यह भी कंप्लीट हो चुकी है। बातचीत बालकृष्ण। चलिए हम लोग कुछ पूछते हैं आपसे। चलिए फटाफट आप लोग बताते जाइएगा कि बातचीत क्या है, किस प्रकार की रचना है। जितना बार रिपीटेशंस करेंगे हमारे दिमाग में उतना ही सेट होते जाए। बातचीत क्या है? यह किस प्रकार की रचना है? निबंध है। बातचीत के लेखक कौन है? जन्म कब हुआ था इनका? कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे? व्यापारी थे। बहुत अच्छा। इनके पेशा से यह व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद। बेनी प्रसाद। इनकी माँ कौन थी? माँ कौन थी? पार्वती। बहुत अच्छा, क्योंकि क्लास में ही सब टर्म याद हो जाए इससे अच्छा कोई बात नहीं होता। उसके बाद इनके कितने निबंध प्रकाशित हो चुके हैं? 1000 से अधिक। यह किस विषय के अध्यापक थे? संस्कृत थे। कौन अध्यापक थे? बालकृष्ण भट्ट। इनके कितने निबंध अब तक प्रकाशित हो चुके हैं? 1000 से अधिक। इनकी कुछ रचना जानते हैं? जैसे पूछेगा, यह रचना बहुत बार पूछा जाता है इसलिए मैं अंडरलाइन इसको कर दिया हूँ कि 100 अनाज एक सुजान किनकी रचना है? किनके द्वारा लिखा गया? बालकृष्ण भट्ट। पद्मावत किनकी नाटक है? ये दो प्रसिद्ध है जो पूछा जाता है। पद्मावत किनकी नाटक है? बालकृष्ण भट्ट जी के नाटक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग है ना जो किताब की कहानी है, लगभग कहानी तो आप लोग को ये 15 मिनट की वीडियो में मैंने पूरी कंप्लीट करा दी, फिर भी लाइन बाई लाइन पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में या सब्जेक्टिव सोल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, पूरा कहानी पढ़ने के बाद यहाँ पे दिखा है कि बातचीत एक निबंध है। जो आप लोग की जितनी भी बायोग्राफी थी या 10-15 मिनट के अंदर मैंने पढ़ा भी दिया, आप लोगों को याद भी करा दिया। तो चलिए अब लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ कहानी से। अब कहानी क्या कर रहा है ध्यान से सुनिएगा। कहानी है, इसे तो कभी स्वीकार करेंगे, अनेक प्रकार की शक्तियाँ वरदान की भांति ईश्वर ने दी है। आप लोग यह स्वीकार करते हैं ना कि हमारे पास जितनी भी शक्ति है, जैसे हाथ है, नाक है, कान है, दौड़ने की एक शैली है, घूमने की एक शैली है, बात करने की एक शैली है, ये किनके द्वारा दिया गया है? यह भगवान के द्वारा दिया गया, यह एक ईश्वर के द्वारा दिया गया है, मनुष्य को एक प्रदान किया गया है। इसको आप लोग स्वीकार करते हैं ना। लेखक इसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं। उनमें वाक शक्ति एक है, उनमें वाक शक्ति, वाक मतलब होता है, वाक शक्ति का अर्थ होता है बोलने की शैली। वाक शक्ति का अर्थ क्या होता है? हाँ, बोलने की शैली उनमें से एक है। नहीं, भगवान जितने भी कार्यक्रम दिए हैं उनमें से बोलने की शैली भी एक है जो उनको भगवान ने दिया है। अगला है, यदि मनुष्य की इंद्रियां अपनी शक्तियों में वकीलत रहती है तो वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जान सकते
नहीं जान सकते तो उनकी गुणों को, उनकी भावनाओं को हम लोग नहीं जान सकते। जब तक हम में वाक शक्ति नहीं होती तब तक हम किसी सामने वाले व्यक्ति के गुणों को नहीं जान सकते। कोई आदमी हमारे चेयर पे, यहाँ पे टेबल पर बैठा हुआ है, या कोई आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, हम चाह रहे हैं कि उनकी जाने, क्या कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ से आए हैं, वे लोग क्या करते हैं, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, या टीचर है, क्या है, या स्टूडेंट है। जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे तब तक जानेंगे उसके गुणों को, नहीं जान सकते। तो बातचीत करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बातचीत अगर एक दिन हम नहीं करेंगे तो हमारी पूरी लाइफ समझो वह एक दिन मेरे लिए बर्बाद के समान होगा। चलिए नेक्स्ट वाला लाइन को देखते हैं। इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। लेखक बता रहे हैं कि अगर बातचीत नहीं होता तो इस गूंगी मतलब बोला जाता है जो बोल नहीं सकते। इस संसार में भी बहुत सारे गूंगे लोग हैं जो तड़पते हैं कि भगवान मुझे वाक शक्ति दे दे। वे सोचते हैं, भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान मुझे बोलने की शक्ति दे दो ताकि मैं सामने वाले को बोलूँ, वह हमारी भाषाओं को समझे। वह इशारे में बात करते। बहुत सारे व्यक्ति उनकी भाषाओं को नहीं समझ पाते। अगर सबको भगवान बोलने की शक्ति नहीं देते, लेखक यही बात यहाँ पे समझा रहे हैं कि भगवान अगर सबको बोलने की शक्ति नहीं देते तो इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। क्या ये गूंगी सृष्टि आगे बढ़ पाता? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ पाता। ये बात कौन बता रहे हैं? बालकृष्ण भट्ट जी बता रहे हैं। इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता? सब लोग लुंज पुंज हो जाते, मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और सब सुखों दुखों का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं। सुखों दुखों का अनुभव हम अपनी इंद्रियों के द्वारा करते। देखते हैं कि कोई व्यक्ति कोना में बैठा है या कोई उदास व्यक्ति है तो वह क्या मन मार के बैठा हुआ है, लेकिन जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप क्यों बैठे हैं। लगता है कि आपके पास कोई विपत्ति आ गई है, कोई संकट आ पड़ा है जिसके कारण वह कोने में जाकर बैठा है। तो हम पूछते हैं आप पे क्या दुख आ गया, बताइए, कुछ बोलिए हमारे सामने। क्योंकि बोलने से क्या होता है? दुख हल्का होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन नहीं बोलने से उस व्यक्ति की संकट और दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जाता है। इसलिए वाक शक्ति का होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक और ज़रूरी है। बातचीत, इसमें लेखक टोटल चैप्टर में क्या बताया है कि बातचीत का होना हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए कितना ज़रूरी है और कितना अनमोल रत्न है यह बातचीत। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे हैं। अभी इसके फायदे बता रहे कौन? लेखक। अभी फायदे तो हम लोग बहुत जान चुके हैं, लेकिन लेखक के द्वारा कौन कौन फायदे बताएंगे इनको हम समझते हैं। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे हैं। पहला, स्पीच का अर्थ होता है हम लोग कहीं मंच पे कहीं भाषण देते हैं। क्या देते हैं? कहीं भाषण देते हैं तो सुनते हैं। तो वहाँ अगर कोई नेता है, क्या है कोई, जैसे समझो यहाँ नरेंद्र मोदी जी आ गए, अब उनकी पूरी जनता है उनको सुन रहा है। समझो वाक शक्ति बीच में ही गायब हो जाए तो उनको कोई सुनेगा? क्या बोल रहा है उनकी भाषाओं को नहीं, सब उथल पुथल करने लगे, सभी भाग जाएंगे। अगर नेता के पास जो है, अगर कोई नेता गूंगा नेता कभी नहीं बन सकता। अब इतना ध्यान रख लो कि जिंदगी में कि अगर नेता बनना है और वो आदमी गूंगा है तो वो कभी नहीं बन सकता। क्योंकि नेता का क्या होता है, वे लोग अपनी जो बात के माध्यम से ऐसे बात बोलते हैं ताकि वहाँ की जनता खुश हो जाती है। जैसे बात भारी डिब्बा खाली। वे कहते हैं कि हम अनेक सारे कार्य करवा देंगे, कि सभी गरीबी को हटा देंगे, लेकिन जीतने के बाद कोई कार्य नहीं करते। लेकिन वह उनका मेन हथियार होता है बातचीत होता है। क्या होता है? ऐसे बातचीत करते हैं ताकि उनकी समाज, उनकी लोग उनसे प्रभावित होकर उनको वोट सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन वह जीतने के बाद उनको पूछने तक भी नहीं जाता। लेकिन उनके लिए, नेता के लिए क्या ज़रूरी है? बातचीत का होना ज़रूरी है। जब तक बातचीत नहीं होगा समाज और जनता के बीच, नेता और पब्लिक के बीच, तब तक वह नहीं जीत सकता। इसलिए जब वोट आता है, वोट के समय, तो बड़े बड़े नेता लोग बहुत जगह एक दिन में 4 जगह 5 जगह रैली करते हैं। तो बातचीत का होना कितना ज़रूरी है, या लेखक पहला टर्म बताया। दूसरा टर्म बता, उसके बाद बातचीत वक्ता को नाच नज़ारे जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाए तो वह बड़े अंदाज से गिन कर पाँव रखता है। कभी भी किसी व्यक्ति से बातचीत करें, देखो बातचीत एक ऐसा टर्म है जो हमारे गुण को बताता है, जो हमारी खानदान को बताता है, जो हमारी सृष्टि को बताता है, जो हमारी संस्कार को बताता है। और किसी से हम गलत ढंग से बातचीत करते हैं
तो कहे कि यह लड़का गंदा है, इसका संस्कार अच्छा नहीं है, इसको कोई अच्छा शिक्षा नहीं दिया, यह अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, यह अनपढ़ गंवार है, इसको बोलने का ढंग नहीं है। हमारी गरीबी अमीरी नहीं, कोई बाहर जाते तो हमारी गरीबी अमीरी नहीं देखता, हमारे पास कितना धन है कितना पैसा हुआ नहीं देखता। लेकिन बातचीत एक ऐसा टर्म है, बातचीत एक ऐसा हथियार है जिससे हम किसी भी व्यक्ति को मोहित कर सकते हैं। तो हमारी आप संस्कार हमारी बातचीत से मालूम पड़ती है। तो बातचीत हमेशा किसी भी व्यक्ति से करते हैं तो हम अपनी बातों को रख दें तो उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। जब दो व्यक्ति कभी हम किसी व्यक्ति से बातचीत करेंगे तो बातचीत कब लेखक अच्छा मान रहा है, आगे पढ़ेंगे इस कहानी में। बातचीत लेखक मान रहा है, जैसे दो व्यक्ति हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो हम अपनी बातों को रखें फिर उनकी बातों को सुनेंगे। अन्यथा क्या हो जाएगा, हम बकते गए कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति हमसे बोर हो रहा है, अब वो अपनी बात विचार को नहीं रख रहा है, सोचेगा कि यह कितना बोल रहा है, वो बोर होकर छोड़ देगा, आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुनेगा। तो कभी भी दो व्यक्ति जब बातचीत करें, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तब अपनी बात रख दे फिर उनकी बातों को सुने, वे क्या कहना चाह रहा है इस पे। जैसे हमारी ये कलम है, हम लोग समझो ये मार्कर है, 5 रुपये की मार्कर खरीद के लाए हैं। आप सोचेंगे ये मार्कर बहुत अच्छा चलता है, इसे बहुत फाइन लिख सकते हैं। ये जो स्टिक बोर्डमर मार्कर है ये हमारी सस्ता मार्केट में अवेलेबल है। अब दुकानदार इन पे क्या विचार रख रहे हैं कि मार्केट नहीं है, यह हमको अब कॉस्टली पड़ रहा है, अब इसको हम 7 रुपये में बेचेंगे। तो दोनों की बातों को सुनना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम किसी से बातचीत करेंगे, अब हमको याद रखना है, जब भी किसी दो आदमी से बातचीत करेंगे हम अपनी बात रखने के बाद अब उनकी बातों को सुनेंगे, क्योंकि यह ऐसे टर्म से क्या होता है, आपकी बातों को सब सुनेंगे, प्रभावित होंगे। अन्यथा क्या कहेंगे, यह सिर्फ बक बक बोलता है, किसी दूसरे की बात को नहीं सुनता। ये हमको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला, हाँ, गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिस्ट पर जा खड़ा होता है, पुण्य वाहन या नांदी पट की भांति घड़ियों तक साबान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन को बहुत ही स्तुति करता है। जब कोई नेता भाषण देता है तो कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन आप अपने सीटों को संभाल कर बैठ जाइए। तो बैठ जाते हैं, फिर उनकी भाषण को हम लोग सुनते हैं। उसके अलावा कर करवाहे तथा वक्ता श्रेष्ठ आरंभ करते हैं। फिर बैठने के बाद वह अपनी वक्ता श्रेष्ठ आरंभ करते हैं। जो भाषण देना चाहते हैं वे सोच कर आए होते हैं कि हम जनता को ऐसी ऐसी प्रलोभन देंगे ताकि वह हमसे क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और हमको वोट कर देंगे। इसलिए वक्ता को खमता ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्ता श्रेष्ठ में लानी पड़ती है जिससे कलांतर ध्वनि आवश्यक हो। मतलब कुछ ऐसे विचार खोज कर लाते हैं, कुछ ऐसे शब्द खोज कर लाते हैं जिनसे उनकी सुनने वाला, वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला, क्या होता है, जब भी स्पीकर कह दे या वक्ता कह दे तो बोलने वाला। और श्रोता मतलब होता है, हम रेडियो में जैसे ऑन करते हैं, जैसे 98.2 मेगाहर्ट्ज ऑन करते हैं, तो वे कहते हैं जितने भी श्रोता लोग हैं तो वे इस नंबर पे कॉल करें, अपनी विचार रखें और अपनी गाना को पसंद करें, वह गाना मैं बजा दूंगा। तो जो रेडियो में बोल रहा होता है या बोल रही होती है वह ऑडियंस स्पीकर होता है, वह क्या होता है, स्पीकर होता है, वक्ता होता है। और जो सुनता है उनको वे सब क्या होते हैं, श्रोता। जैसे नेता और पब्लिक में पूछते कौन वक्ता है कौन श्रोता है, तो भाई साहब जो बोल रहा है